हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे जीपीएससी में। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जिसमें लगभग 100 के आसपास प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रहेगा। अगर आप इसको देख के जाते हैं तो बिल्कुल आपका सीजीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे जितना जल्दी होने का प्रयास करें। और अगर आप इस वीडियो में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पहले स्टार्ट करते पहले प्रश्न से। हिंदी वर्णमाला में वर्गों में मतलब वर्गों की संख्या को बताना है कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दो। निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो अधिशासी में अधि उपसर्ग है, विनाश में वी उपसर्ग है, प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है, लेकिन प्रशंसा में कोई उपसर्ग नहीं है। तो देखो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक चीज़ है, इसमें आपको बहुत सारा चीज़ देखने मिल सकता है, ध्यान में रहने के लिए काम आएगा। ठीक है, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर वो विपरीत हो जाएगा? तो विक्रय, विक्रय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृति का विशेषण है, संस्कृति का विशेषण होगा सांस्कृतिक। ये शब्द को बहुत विशेष करके ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन आपको आपके राइटिंग स्किल में, आपके सहजता में, आपके प्रखरता में वृद्धि करेगा। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, आम या यमुना। देखो अगर मैं बात करूं, इसका आंसर तो क्या आएगा? यमुना, क्योंकि व्यक्ति क्या होता है? किसी व्यक्ति के नाम को या किसी नदी को या इंगित करे। ये गाय है तो कपिला गाय, भूरा गाय, काला गाय। तो इस प्रकार से ये तो समूह हो, ये तो जाति हो गया ना। पहाड़ भी जाती है, कैसे? दलहा पहाड़, माउंट एवरेस्ट, फिर अलग अलग वो नाम है, तो उनका नाम क्या होगा? वो व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन पहाड़ क्या होगा? ये जातिवाचक है। ठीक है, इनमें से किसे इनमें से एक क्रिया विशेषण को बताना है। वह धीरे धीरे बोलता है, वो धीरे से बोलता है, वो बोलता है, एक सामान्य शब्द हो गया, लेकिन वो कैसा बोलता है? धीरे बोलता है। तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण। ये उसकी क्रिया विशेषण है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है मानक हिंदी का तात्पर्य क्या है? जिसमें साहित्यिक रूप में हिंदी को का स्वीकार हो। जहाँ साहित्य के रूप में हिंदी का स्वीकार हो, मानक हिंदी कहलाएगा। ठीक है, जिस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग होगा उस विशेषण को आपको बताना है ना। तो देखो, तुम अच्छा किए जो आ गए। अगला देखो, अच्छा है वह अभी आ गया। अब एक बात बताना, सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? यह स्थान बहुत अच्छा है। आपको पढ़ने में ही ना आधा आधा चीज क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भाव बताना है, इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? चतुराई है, लड़ाई है, उतराई है, लेकिन मिठाई नहीं है। मिठाई तो एक सामान्य शब्द है, मिठास होता है इसका भाव। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो निश्चित जो है ना, इसके परिणाम वाचक के अंतर्गत आता है। निर्धन में कौन सा संधि है? तो निर्धन में निर्धन धन। तो देखो संधि तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि जानते हैं व्यंजन, स्वर, विसर्ग। स्वर अपने आप में 5 प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन जो निर्धन है ना, निधन धन, निधन धन, तो निधन धन। तो यहाँ पर कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते, अगर मैं बात करूं नमस्ते का संधि विच्छेद करने की, नमस्ते, तो कैसे करेंगे यार? नमः धन ते, नमः धन ते, ते। इस प्रकार से ये भी विसर्ग संधि हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? तो इसका आंसर आपको बताना है। देखिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचानन। पंचधन आनंद, पंचधन आनन। तो ये कौन सा संधि? सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि है। पंच आनन कौन सा समास है? तो ये है द्विगु समास। तो ये तो दोनों मिल जाएगा, समास और संधि। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निरालंब का संधि विच्छेद करना है। तो इसका आंसर होगा निधन आलंब, निधन आलंब, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा काव्योर्मी शब्द का सही संधि विग्रह है? काव्योधन उर्मी, काव्यो काव्यो उर्मी ना, काव्यधन उर्मी, ये उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संजीव को संधि विच्छेद करने ना, आप संजीव को संधि विच्छेद करेंगे तो समधन जीव, समधन जीव, ये कौन सा संधि है? ये जो है वो है व्यंजन संधि। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेकिन नीचे में हलंत लगेगा ना, यहाँ पर से नमक है। ठीक है, अगला है, स्वर संधि के उदाहरण को बताइए। पवन है कि नमस्कार है कि मनोहर है कि संयोग है? बताइए।
अगर मैं बात करूं स्वर संधि के बारे में, तो स्वर अपने आप में कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, और एक होता यड़ फिर अयादि। तो ये कौन सा संधि है? पो धन अन, पोवन, पो धन अन, पवन। ठीक, तो ये कौन सा संधि है? अयादि। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि महेश्वर का संधि शुद्ध रूप को बताना है। तो महेश्वर का क्या होगा भाई? महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर। लेकिन आपको यहाँ पर दो दिख रहा है, ईश्वर और ईश्वर। तो कौन सा ईश्वर सही है? तो ईश्वर, ये वाला ईश्वर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे संधि कहते हैं। सदैव शब्द कौन से संधि का उदाहरण है? यड़ स्वर संधि, वृद्धि, दीर्घ, गुण। अगर मैं बात करूं वृद्धि दीर्घ स्वर संधि के बारे में, अगर पहचान के बारे में मैं बात करता हूं, तो दीर्घ स्वर संधि में होता है आ, ई, ऊ, ऋषि। ठीक। अगर दूसरा देखते हैं गुड़ स्वर संधि, ए, ओ, अर, ये उसका पहचान है। ठीक। तीसरा देखते हैं वृद्धि स्वर संधि, ए, औ, ये हो गया वृद्धि स्वर संधि। चौथा हो गया यड़ स्वर संधि, इसमें य और व दिखेगा यड़ में। ठीक है। और एक हो जाता है क्या? अयादि, अयादि। इसका पहचान क्या है? औ, सॉरी ना, ए, आए, औ, आओ। ठीक। तो इस प्रकार से इसका पहचान समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा? सदैव एक वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। अंतः धन राष्ट्रीय, तो अंतः जहां जहां अ आ गया ना, दो बिंदु आ गए, विसर्ग आ गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग स्वर संधि। और जहां पर हलंत आएगा वो क्या हो जाएगा? वो व्यंजन संधि। जहां पर स्वर जैसे आ ई ये कुछ दिख गया तो वहां पर स्वर स्वर संधि। अगला प्रश्न देखते हैं विसर्ग संबंधित अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द का चयन करना है। अधः धन पतन, अधोपतन नहीं होता, अधा धन पतन होता। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं तत्सम के बारे में। तत्सम, तत्सम क्या होता है भाई? तत्सम, तत्सम जो संस्कृत के समान हो, जो संस्कृत से सीधा लिया गया हो, तत्सम। और एक होता है तत्भाव, तत्भाव जो संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आया हो। तो आपको बताना है आग एक तत्सम शब्द है, किसका? अग्नि का। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? अर्ध तत्सम शब्द के बारे में बताना है। ऐसा शब्द जो संस्कृत से भी थोड़ा हिस्सा लेके रखे और हिंदी से भी। देखो अग्नि पूरा तत्सम शब्द है, आग पूरा तत्भव शब्द है, लेकिन अगीन क्या है? तत्सम और तत्भव को मिला के बना तो अर्ध तत्सम। प्यासा का तत्सम रूप क्या है बता रहा हूं। प्यासा एक तत्भव रूप है, इसका जो है ना तत्सम रूप वो प्यासा है, प्यासा। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? भवन, आयुध, प्राध्यापक या आंख। तो आप अगर पढ़े होंगे ना तो इसका आंसर आएगा आंख, क्योंकि इसका होता है अक्ष, अक्षीय अक्ष। तो ये बाकी तत्सम है, ये तत्भव है आंख। निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है? अग्नि, मयूर, तेंदुआ या सूरज। तो देशज शब्द के बारे में बात करूं तो तेंदुआ एक देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता तो वही तो देशज शब्द कहलाएंगे ना। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा तत्भव शब्द है? मतलब जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है हिंदी के समान। वत्स, रात्रि, शर्व या पंख को बताने से कौन सा? ये है पंख। ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्प में आपको तत्सम शब्द का चयन कर रहा है। कोसा है कि कुपात्र है कि काहिल है कि किसान है। तो इसका आंसर होगा कुपात्र एक तत्सम शब्द है, बाकी तत्भव शब्द है। पुलिस वर्ग कौन सा शब्द है? तत्सम, तत्भव, देशज या विदेशज। तो पुलिस एक विदेशज शब्द है। लक्ष्य का तत्भव रूप बताना है, तो लक्ष्य का तत्भव रूप है लाख। ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं कर रहे हैं। जैसे अर्वाचीन का विलोम शब्द आपको बताना है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन। ऑप्शन नंबर सी। मानव का विलोम शब्द क्या होगा? मानव का विलोम शब्द होता है दानव। ऑप्शन नंबर ए। अनुराग, अनुराग का क्या होगा विलोम शब्द भाई? तो ये होगा विराग। ऑप्शन नंबर सी।
साकार, साकार को क्या बोल सकते हैं इसके विलोमार्थक के रूप में? निराकार। ठीक है। योगी, तो जो भोगी है वो योगी का विलोम शब्द है। दुर्जन, दुर्जन का विलोम शब्द क्या होगा भाई? सज्जन, ऑप्शन नंबर बी। कुपाण या कृपाण, कृपाण का क्या होगा? कृपाण मतलब होता है जो कंजूस है। ठीक है। कृपण, जो दानी है वो महावीर है, मतलब महावीर दानी, तो इसका आंसर क्या होगा? कृपण का दानी। लघीमा, लघीमा का विलोम होगा गरिमा। ठीक है। परोक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष मतलब होता है अप्रत्यक्ष, तो इसका विलोम होगा प्रत्यक्ष। देखिए यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिना टाइम वेस्ट करें लगभग 100 क्वेश्चन देखेंगे। कृतघ्न का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। अनुकूल का प्रतिकूल, प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर डी। उन्नति का अवनति। कुछ रचना और उसके रचनाकार को भी देख लेते हैं। शंभु, शिव शंभु की चिट्ठी किसकी रचना है? ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त की। जहाज की पंछी इल्लाचंद जोशी जी की रचना है। ठीक है। मैला आंचल फड़ी स्वरनाथ रेणु जी की रचना है। तमस, तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। निर्मला, निर्मला किसकी रचना है? ये बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रेमचंद्र जी की। आधा अधूरे, आधा अधूरे के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। प्रिय प्रिय प्रवास किसकी रचना? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशव दास जी की। ठीक है। झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। जौहर किसकी रचना है? ये श्याम नारायण पांडे जी की। सप्तम सुमन ये रचना है प्रेमचंद्र मुंशी जी की। ठीक है। रंगभूमि के उपन्यास का रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र जी। नमक का दरोगा किसकी कहानी है? ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। जब तक घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, ये कौन सी वाक्य है? देखो वाक्य 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्र, ये मिश्र वाक्य है। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो किस प्रकार का है? तो भाई ये तो निषेध, इसका क्या होगा? जहां पर नकारात्मक शब्द दिख जाए ना वहां पर होगा निषेधवाचक शब्द, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है आपको ये बताना है, मिश्र वाक्य के बारे में बताना है। देखिए इसका मैं आपको आंसर सीधा बता दूं कि प्रधान आचार्य का कहना है कि परिश्रम करोगे तो सदैव फल मिलेगा, ये मिश्र वाक्य होंगे। जबकि ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा? बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे। ठीक है। सामान्य वाक्य क्या हो जाएगा फिर? परिश्रमी छात्र सफल होते हैं। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्रिया के जिस रूप में जब न तो कर्ता का प्रधान हो न कर्म का प्रधान हो, तो किसका प्रभाव होगा या प्रधान होगा? न कर्मवाची न कर्तृवाची, ये किसका प्रभाव होगा? भाववाची का, ऑप्शन नंबर सी। जिस वाक्य में समान रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं विधानार्थक वाक्य। निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है, भाव का प्रयोग हुआ है? तो लड़कियों ने माँ को देखा। ठीक है। लड़कियों ने माँ को देखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि विनाश काल में मनुष्य का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। कैसी वाक्य है? ये एक प्रकार की मिश्र वाक्य है। आज बहुत पानी गिरा, कैसा वाक्य लग रहा है आपको? सरल वाक्य। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, कैसी वाक्य है? ये एक प्रकार की संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी। मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, ये कैसी रचना है, कैसी वाक्य है? ये भी संयुक्त वाक्य है। अब पर्यायवाची से कुछ संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कमल का पर्यायवाची क्या है? अरविंद है। कमल मतलब अरविंद। ठीक है। किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसको देखो, यहाँ पर सब कई चीज सीखेंगे। किरण का पर्यायवाची अंशु है, प्रकाश है, रश्मि है, लेकिन मयूर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अलॉटमेंट का परिभाषा शब्द क्या है? अलॉटमेंट मतलब क्या होता है? आवंटन करना, जैसे हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में स्वर्ण का अपर्यायवाची इंगित करता है। स्वर्ण मतलब होता है सोना, कंकन, कनक, हे, लेकिन किकीन स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। केदार निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है? केदार मतलब महेश जी का पर्यायवाची।
ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश जी मतलब शिव जी। आशुतोष नंदन, शशांक शेखर, शशांक शेखर, मृगांक शेखर, चंद्रेश, चंद्र चूड़ामणि, कामारी, ये जितने भी नाम है ना, भूतेश, ठीक है, त्रिकालदर्शी, ये सब नाम शिव जी के हैं। मेघ का पर्यायवाची क्या है? मेघ का पर्यायवाची होता है पेयोद, जो जल को देता हो। मेघ मतलब बादल। जलज, जलज मतलब क्या होगा? ये समुद्र, समुद्र, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा कमल का, उसका आंसर आप बताना। जलज का पर्याय, किसका पर्यायवाची? जलज, समुद्र, सॉरी, निम्न में कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कोकनद। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, बोला ना, देखो कृष्ण का जगन्नाथ, केशव और माधव दोनों कृष्ण जी का, लेकिन केटव नहीं है, तो ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का कौन कौन सा है? सरसीज, अंबुज, पंकज, लेकिन वारिद मतलब होता है बादल। निरंकुशता किसका पर्यायवाची है? स्वेच्छाचारिता का पर्यायवाची निरंकुशता है। दामनी, दामनी का पर्यायवाची का हो? बिजली। अरि मतलब होता है शत्रु, अरि किसका पर्यायवाची है? शत्रु का, इसका विलोम क्या होगा? मित्र। स्तन्य मतलब होता है दूध का पर्यायवाची, ठीक है। दर्प, दर्प किसका पर्यायवाची है? अहंकार का। घनश्याम का अर्थ होता है काला बादल, तो इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? काला बादल मतलब कृष्ण। अनिल, अनिल का पर्यायवाची होता है पवन, हवा, ठीक है। जबकि अनल किसका पर्यायवाची है? ये अग्नि का, अग्नि, इसको याद रखना। अनिल मतलब हवा या पवन। मृगेंद्र का पर्याय है शार्दूल, मृगेंद्र का पर्याय क्या हो जाएगा? शार्दूल। प्रसन्न, प्रसन्न मतलब होता है पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में कबूतर का पर्यायवाची क्या है? पारावत, पारावत, ऑप्शन नंबर ए। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द को हिंदी में शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? आग मतलब क्या होता है? अनल, जबकि अनिल मतलब हवा। अब अगर मैं वर्तनी संबंधित कुछ प्रश्न बता दूं तो ध्यान में रखना। देखिए, शुद्ध वर्तनी को चयन करना है, तो ये देखो, परिषद एक शुद्ध शब्द है। आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सा है? पुष्ट है कि उत्सव है, उनसंत्व है, या पुष्ट है, या पुरुष है? देखो, इसका आंसर होगा ना, अगर मैं बात करूं, इसका आंसर पुष्ट एक शुद्ध शब्द है। एक्चुअली पुष्ट नहीं, पुरुष एक शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी विस्तार या विस्तृत या विस्तार या विस्तृत, तो आपको पता होगा कि विस्तृत एक शुद्ध शब्द है। इसमें आपको सही शब्द का चयन करना है, ठीक है। विलास, 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 विलास। देखो, एक्चुअल में ना ये जो शब्द है ना विलास, ये विलास प्रोनाउंसिएशन पर बड़ी निर्भर करता है। विलास ये शुद्ध शब्द है। सही वर्तनी का चयन करना है आपको। अब्राजन, अव्राजन, आवर्जन, आवर्जन। तो देखिए, इसका सही शब्द जो है ना, आ आव्रजन, आव्रजन, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर दिया है अनिभिज्ञ, अनभिज्ञ, आनिभि, अनिभिज्ञ। तो इसका जो सही वर्तनी है ना, अनभिज्ञ होता है। एक होता है अशब्द, अनधिकार, अनधिकार, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तहसीलदार होता है, तहसीलदार होता है, या तहसीलदार होता है, या तहसीलदार होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इन भावी भविष्य में अगर आप तहसीलदार बनते हैं तो आपके लिए जो शब्द का प्रयोग हो ना, तहसीलदारी, ना कि शक्कर शीलदारी, तो तहसीलदारी, इसको याद रखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो अप करती, अप कीर्ति, अप कीर्ति, अप कीर्ति। तो इसका आंसर होगा अपकीर्ति। जब बड़ा मात्रा लगता है तो आपका फाउंड थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, और जब छोटा मात्रा लगता है तो नीचा हो जाएगा, जैसे अपकीर्ति, ठीक है। इनमें से सही शब्द का चयन करना है, तो इसका आंसर बता दो। संपृक्त सही शब्द है। सही वर्तनी का चयन करना है। अजीविका, अजीविका, आजीविका, अजीविका। तो एक्चुअल में ना इसका सही शब्द होगा, इसका आंसर मैं बता दूं, हाँ, ये आजीविका।
अब थोड़ा समास से 10 बार प्रश्न देख लेते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, लेकिन मूलतः ये 4 प्रकार के रहेंगे, ठीक है। देशांतर में कौन सा समास रहेगा? कर्मधारण्य। समास कौन कौन से प्रकार के हैं? एक कर्मधारण्य, ठीक है, एक तत्पुरुष, उसके बाद बहुब्रीहि, ओके, फिर अव्ययी, अव्ययी पहले नंबर में ध्यान रखना, फिर द्विगु, द्विगु फिर द्वंद्व। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं। तो देशांतर कौन सा है? तो ये कर्मधारण्य समास है। 31, ये कौन सा समास रहेगा? ये द्विगु, 31 एक द्विगु समास होगा, क्योंकि इसमें संख्या के बारे में उल्लेख है। अगला है संदर्भ। संदर्भ कौन सा समास है? कर्मधारण, कर्मधारण। चौराहा कौन सा समास है? द्विगु समास है। नवरत्न भी कौन सा समास होगा? ये भी द्विगु समास होगा। रोग पीड़ित, रोग पीड़ित कौन सा समास है? रोग से पीड़ित, तो ये तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर। भव सागर, भव को भव से पार लगाने वाला सागर, भव सागर कौन सा समास है? कर्मधारय समास। रात दिन कौन सा समास होगा? द्विगु समास, रात दिन। त्रिफला, त्रिफला कौन सा समास है? द्विगु समास। अच्छा, रात दिन द्वंद्व समास हो गया यार। रात दिन, रात दिन, दिन ये होगा द्वंद्व, द्वंद्व समास, ठीक है। विशेषण और विशेष्य की योग में जो समास का निर्माण होता है ना, इसी को द्विगु कहते हैं। जैसे रात दिन, रात दिन ऐसे कर सकते हैं, सुबह शाम, सुबह शाम, या खाना पीना, इस प्रकार से। संधि और समास में जो क्या समानता होती है? तो ये दोनों शब्द संक्षिप्त रूप, शब्दों का ही संक्षिप्त रूप तो संधि और समास कहलाता है। अगला है जब प्रथम शब्द या प्रथम संख्या प्रधान और दूसरा शब्द संख्या हो। देखो, पहला शब्द क्या है? संख्या, और दूसरा संज्ञा, संज्ञा। तो इसको लिख सकते हैं जैसे चौराहा, चौराहा। तो चौराहा क्या है? पहला शब्द संख्या, राहा एक संज्ञा है। तो ये क्या होगा? कौन सा समास होगा? तो ये द्विगु समास होगा। किसमें सही समासिक शब्द का प्रयोग हुआ है? दिवा रात्रि में सही समासिक शब्द का प्रयोग हो गया है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। तो इस प्रकार से समास के महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। अगला बताना कि स्वर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व 3 प्रकार के, तो इनमें से सभी। स्वरों के उच्चारण में जो लगने वाला समय है ना, उसी को तो मात्रा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सही अर्थ को चुनिए। देखो, य और व एक अर्ध स्वर है, इसको ध्यान में ही रखना है दोस्तों। अंतस्थ स्वर कितने प्रकार? देखो, एक्चुअल में अगर पूरा अंग्रेजी की सॉरी हिंदी के 12 वर्णमाला में ना, स्वर 13 प्रकार के होते हैं, और बाकी के रेस्ट ऑफ ये व्यंजन होते हैं। स्वर व्यंजन अपने आप में 5 प्रकार के होते हैं। क वर्ग, ट वर्ग, थ वर्ग, प वर्ग, फ वर्ग, च वर्ग, इस प्रकार से 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्म, उष्म, और एक होता है ये व्यंजन का प्रकार उष्म, और एक होता है अंतस्थ, अंतस्थ, ठीक है। फिर एक होता है संयुक्त, और एक होता है उच्छिप्त। तो इस प्रकार से आप व्यंजन को याद रखिएगा। जबकि स्वर में अ से लेकर आ ई उ ओ ऋषि, ए ओ ऋषि, है ना, अम आहा अयोग वहा। अगर बात करो मूलतः ये 11 प्रकार के होते हैं ऋषि के साथ, ऋषि के साथ, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अम और आहा अयोग वा को मिला दें तो ये हो जाएगा 13 प्रकार। तो ये निर्भर करता है आपके ऑप्शन के ऊपर। तो अंतस्थ क्या हो? य व र ल, य व र ल, ये हो गया अंतस्थ व्यंजन या वर्ण। तो ये ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा अंतस्थ नहीं है? तो य व र, य तो बच गया, तो ब है क्या? नहीं। तो ब क्या है? प फ ब भ, तो ये प वर्ग है, ठीक है। मतलब औष्ठव्य, ये क्या है? औष्ठव्य। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? देखो, क वर्ग नहीं है, च वर्ग नहीं है, य नहीं, देखो है बोल रहे ना, क्या बोल रहे? स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो य नहीं है, बाकी है क ख ग, ये तीनों मिलेंगे। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रत्यय के अनुसार से व्यंजन को कितने भेद में विभाजित किया? थी ये याद रखना, 2। काट्य ध्वनि कौन सी है? क और ख। हिंदी में मूर्धन्य ध्वनि क्या कहलाता है? इसी को ट वर्ग बोलते हैं। क ठ ठ ड ढ ड़। उच्चारण की दृष्टि से व का क्या है? ये दंत प्लस ओष्ठ है, दंतोष्ठ व, ठीक है। दंतोष्ठ त्यो
दंतोष्ट, एक दंतोष्ट नहीं, दंतोष्ट, दंतोष्ट व्यंजन को आपको बताना है ना। दंतोष्ट जो व्यंजन होगा ना वो होगा व, इसको ही ध्यान रखना, वही क्वेश्चन रिपीटेड है ये। ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन कौन सा होगा, ओष्ठ है ना। प फ प से प फ ब भ म, तो प क्या है, म क्या है, ओष्ठव्य व्यंजन है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है, ये कंठोष्ठ है, ठीक है। श का ध्वनि कहाँ से उच्चारण, तालव्य से, श, स, है ना, स और ह, ठीक है, ये चारों को याद रखिएगा। दंत ध्वनि कौन सा है, त। तो इस प्रकार से ना ये पूरा सेट कंप्लीट होता है। अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।